रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 35 गुरुकुल में शीर्ष योद्धाओं का चयन। उस लड़की के पीछे पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी रथ से बाहर निकाला। जब सभी लोगों ने उस इंसान को देखा तब सभी ने अपना सर झुकते हुए उनका सम्मान किया। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि महाराज धीरेन्द्र थे। और वह लड़की कोई और नहीं राजकुमार शिवांगी थी। आचार्य सुमंत के साथ और 3 आचार्य उनके सामने आए और उनका स्वागत किया। उसके बाद महाराज अपनी जगह पर चले गए। उन्होंने आचार्य भीष्म से मुलाकात की। इधर राजकुमारी अपने साथियों के पास चली गई। फिर कुछ समय बाद आचार्य सुमंत अपनी जगह से खड़े हुए। फिर उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए बोला, आप सभी का हमारे सप्तगिरी गुरुकुल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे गुरुकुल में सभी शिष्यों के बीच एक मुकाबला होगा। इस मुकाबले में जो भी शिष्य प्रथम 5 स्थान पर रहेंगे उन्हीं को आगे शीर्ष महान योद्धा प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। जब सभी लोगों ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तब सभी आपस में बातें करने लगे। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी आचार्य सुमंत ने सबको शांत करते हुए आगे बोला, आप सभी प्रतियोगी अखाड़े में पहुंच गए। जब सभी शिष्यों ने आचार्य भीष्म की बात सुनी तब सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हुए और फिर अखाड़े की तरफ जाने लगे। कुछ समय में सभी अखाड़े पर पहुंच गए। जब आचार्य सुमंत ने देखा कि सभी प्रतियोगी अखाड़े में पहुंच गए हैं, तब उन्होंने सभी की तरफ देखकर बोला, जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी गुरुकुल के शीर्ष योद्धा रैंकिंग लिस्ट के 15 साल से कम उम्र के 40 सबसे अधिक प्रतिभाशाली शिष्य हैं। और अन्य कमजोर शिष्यों को प्रतियोगिता से हटा दिया गया है। दरअसल प्रति वर्ष सप्तगिरी गुरुकुल में एक शीर्ष योद्धा रैंकिंग लिस्ट बनाया जाता है, जिसमें अगर कोई योद्धा शीर्ष ताकतवर योद्धाओं को चुनौती देकर हराते उसको उस योद्धा का स्थान मिल जाता है। रुद्रांश ने भी मयंक के दोस्तों में से एक को हराकर 8वां स्थान प्राप्त किया था। क्योंकि आप सभी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं तो इस प्रतियोगिता के नियम आप सभी सुन ले। फिर उन्होंने एक सेवक को कुछ इशारा किया। इसके बाद वह सेवक वहां से चला गया। फिर वह सेवक और उसका साथी एक पानी से भरे पतीले को वहां पर ले आए और फिर आचार्य सुमंत को प्रणाम करते हुए वहां से चले गए। इसके बाद आचार्य सुमंत आगे बोलो, ये जो आप पतीला देख रहे हैं इसमें रखा पानी ऊपर उठकर 2 लोगों के नाम में बदल जाएगा, जो कि उन शिष्यों के नाम होंगे जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। फिर उन दोनों शिष्यों को आपस में मुकाबला करना होगा। ध्यान रहे, ये पहले से निर्धारित नाम नहीं होंगे। ये पुनर्तः भाग्य पर निर्भर है कि किसका प्रतिबंध कौन होगा। फिर कुछ समय रुकने के बाद आचार्य सुमंत ने आगे कहा, इस प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल है। इस प्रतियोगिता में जिस किसी का नाम उस पतीले में आएगा उन दोनों को आपस में लड़कर अपने प्रतिद्वंदी को हराना होगा। जो भी पहले हारेगा वह इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। दूसरा नियम यह है, कोई भी शिष्य अपने प्रतिद्वंदी को बुरी तरह से घायल नहीं कर सकता। कोई भी अपने प्रतिद्वंदी को जान से मार नहीं सकता। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको गुरुकुल की तरफ से कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए सभी ध्यान रखें कि कोई भी अपनी दुश्मनी इस अखाड़े में ना नहाए। जब सभी ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब किसी को भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ। भले ही इस दुनिया में किसी को जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरुकुल अपने शिष्यों का पूरा ध्यान रखता है। कुछ समय रुकने के बाद आचार्य सुमंत ने सभी की तरफ देखकर आगे बोले, तो क्या आप सभी इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हैं? जिस पर सभी प्रतियोगी ने चिल्लाकर आचार्य सुमंत से बोले, हाँ हम सभी तैयार हैं। हाँ हम सभी तैयार हैं। सभी लोग इतनी जोर से चिल्लाया कि सभी की आवाज अखाड़े के चारों ओर गूंजने लगा। जब आचार्य सुमंत ने सभी का जवाब सुना तब उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने अपने हाथ को ऊपर उठाया। इसे देखकर सभी शिष्य शांत हो गए। इसके बाद आचार्य सुमंत आचार्य भीष्म की तरफ देखने लगे, जिसे देखकर आचार्य भीष्म ने अपना सर हिला दिया। इसके बाद उन्होंने सभी से कहा, आप सभी अपनी जगह पर चले जाएं। जब मैं किसी का नाम बुलाया जाए तो वो अखाड़े में आएगा।
इसे सुनकर सभी अपनी जगह पर चले गए। फिर उन्होंने आगे कहा, ठीक है तो चलो प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। फिर उन्होंने आगे कुछ इशारा किया, इसके बाद वहां पर एक टन की आवाज सुनाई दिया, जो कि 1 घंटे की आवाज थी। इसके बाद उन्होंने उस पतीले की तरफ इशारा किया, इसके बाद उस पतीले में से लाल रंग का पानी घिरे घिरे ऊपर उठने लगा। फिर वह पानी धीरे धीरे 2 नामों में बदल गया, जिसे देखकर आचार्य सुमंत ने बोला, इंद्र और रमन। इसे सुनकर प्रतिभागियों में से 2 लड़के बाहर आ गए। एक दिखने में औसत था और दूसरा थोड़ा बलिष्ठ दिख रहा था। जब आचार्य सुमंत ने अपने सामने दोनों प्रतियोगी को अखाड़े में आते हुए देखा तो दोनों की तरफ देखकर बोले, क्या तुम दोनों पहले मुकाबले के लिए तैयार हो? जब दोनों ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब दोनों आचार्य सुमंत की तरफ देखकर अपना सर हाँ में हिला दिया। इसे देखकर आचार्य सुमंत ने आगे कहा, ठीक है। फिर कुछ समय रुककर आचार्य सुमंत ने दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोला, अब तुम दोनों अपना मुकाबला शुरू करो। जब दोनों ने आचार्य सुमंत की बात सुनी तब वह दोनों एक दूसरे की तरफ लड़ाई की इरादे से देखने लगे। इसके बाद दोनों के शरीर से शक्तियां निकलने लगी। दोनों की शक्तियां निकलते ही सभी को पता चल गया कि दोनों साधारण मनुष्य स्तर के 9वें पड़ाव के योद्धा हैं। इसके बाद इंद्र ने अपने हाथ को लहराते हुए कुछ ऊर्जाएं बाहर निकाला, जो कि धीरे धीरे उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। जब रमन ने देखा कि इंद्र ने अपनी शक्तियों को बाहर निकाल लिया है तब उसने भी अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाने लगा। इसके बाद उसके हाथ में एक शक्ति ऊर्जा घूमने लगी, जो कि धीरे धीरे उसके हाथों के चारों ओर लिपट गई। इसके बाद रमन तेजी से चिल्लाते हुए इंद्र की तरफ हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। जब इंद्र ने देखा कि रमन उसकी तरफ आ रहा है तब उसने हाथों को हिलाया और फिर अपनी जगह से गायब हो गया। जब रमन ने देखा कि इंद्र अपनी जगह से गायब हो गया है तब उसके चेहरे पर हैरानी दिखने लगी। वह कुछ समझ भी पता कि तभी उसको अपने बगल में एक ताकतवर हमला आता हुआ महसूस हुआ। जब उसे यह महसूस हुआ तब उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी नजर आने लगी, पर फिर उसने तेजी से अपने हमले को उस दिशा में मोड़ दिया जहां से उसको वह हमला आता हुआ महसूस हुआ। फिर उसका मुक्का जाकर उस हमले से टकरा गया, पर तब तक थोड़ी देर हो गई थी। फिर रमन अपनी जगह से लगभग 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जब रमन गिरा तब सभी लोग ये देखकर चौंक गए, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं चला कि रमन आखिर गिरा कैसे। फिर जब सभी ने उसे दिशा की तरफ देखा जहां से रमन को वह हमला लगा था तब वहां पर सभी को इंद्र दिखाई दिया, जो कि रमन की तरफ ही देख रहा था। इसे देखकर सभी आपस में बातें करने लगे। एक बोला, भाई ये रमन इतनी दूर कैसे जा गिरा? और यह इंद्र वहां पर कैसे पहुंचा? इस पर दूसरा बोला, अरे तुम्हें नहीं पता, इंद्र के पास एक खास युद्ध आत्मा है, जो कि इंद्रेश को अविश्वसनीय गति प्रदान करता है। जिसे सुनकर पहला बोला, क्या सच में? मुझे समझ में आया कि कैसे इंद्र वहां पहुंचा। इसके बाद दो फिर से मुकाबला देखने लगे। दरअसल इंद्र के पास एक सुपर स्पीड की शक्तियों वाला यद्धात्मा था, जिस वजह से उसने पलक झपकते ही रमन के पास जाकर उसको एक मुक्का मार पाया, जिसकी वजह से रमन 10 मीटर दूर जाकर गिरा। जब रमन ने इंद्र को अपने सामने देखा तो वह समझ गया कि इंद्र ने उस पर कैसे हमला करने में कामयाब हुआ था। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से भरी नजरों से इंद्र की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपने आंखें बंद की और अपने चारों ओर एक कवच बनाने लगा। फिर वह इंद्र की तरफ देखने लगा। फिर उसने इंद्रेश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, इंद्र वैसे तो तुम्हारा ये सुपर स्पीड वाली युद्ध आत्मा बहुत अच्छी है, पर तुम्हारा शरीर इतना ताकतवर नहीं है। जब इंद्र ने रमन की बात सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे शरीर में ताकत है या नहीं यह अभी पता चल जाएगा। इतना कहकर वह अपनी जगह से गायब हो गया। जब रमन ने देखा कि इंद्र अपनी जगह से गायब हो गया तब उसने अपने चारों तरफ की कवच को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। इसके बाद वहां पर एक बूम की आवाज सुनाई दिया।
फिर कुछ ही पलों में रमन के सामने लगभग 10 से 15 मीटर दूर पर इंद्र अपनी पीठ के बल गिर पड़ा, पर फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। फिर वह गुस्से भरी नजरों से रमन की तरफ देखने लगा। इधर रमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जब उसने देखा कि रमन उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है, तब उसने दांत पीसते हुए अपनी हाथों में एक खंजर को पकड़ा। फिर उसने अपने हाथों को हिलाते हुए कुछ अजीब सी मुद्राएं बनाई। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, छाया खंजर हमला। इसके बाद वहां पर कई सारी खंजर दिखने लगी। जब रमन ने छाया खंजरों को देखा, तब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। फिर उसने अपने हाथों को हिलाया, जिसके बाद उसके शरीर में एक भूरे रंग का कवच दिखने लगा। जब सभी लोगों ने रमन के शरीर में कवच को देखा, तो एक लड़का जो कि रमन के साथ रहता था, उसने कहा, अरे ये तो रमन की कवच वाली युद्ध आत्मा है। जब उसके आसपास के सभी लोगों ने ये सुना, तब सभी ने रमन की तरफ हैरानी से देखने लगे। दरअसल कवच वाली युद्ध आत्मा बहुत ही ताकतवर युद्ध आत्मा होती है। यह अपने मालिक को सबसे बढ़िया सुरक्षा देने में सक्षम होती है। इसलिए सभी लोग बड़े उत्सुकता से उस युद्ध आत्मा को देखने लगे। जब इंद्र ने रमन के शरीर में कवच को आते हुए देखा, तब उसने और भी तेजी से अपने हमले तैयार करने लगा। जब वह अपने हमले को तैयार कर रहा था, इस वक्त रमन ने भी अपने हमले को तैयार करना शुरू करने लगा। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया, फिर कुछ अजीब तरह से घुमाने लगा। इसके बाद उसके हाथों से भूरे रंग की कई सारे बड़े बड़े कांटे निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगी। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे भूरे रंग के कांटों के गोले में रमन को अपने अंदर समा लिया हो। जब इंद्र ने यह नजारा देखा, तब उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। फिर उसने भी अपने शरीर से अपनी युद्ध आत्मा को मुक्त कर दिया। इंद्र के युद्ध आत्मा की कोई भी आकार नहीं था। वह बस हल्के नीले रंग के धुएं की तरह ही दिख रहा था। फिर उसने अपनी युद्ध तकनीक साथ अपनी युद्ध आत्मा को मिलाया। फिर उसने रमन की तरफ अपने सभी खंजरों को भेज दिया, जो तेजी से रमन की तरफ जाने लगा। इधर रमन ने जब खंजारों को अपनी तरफ आते हुए देखा, तब उसने अपने चारों कांटों को गोल गोल घूमने लगा। उन कांटों को घूमते हुए उसने चिल्लाकर कहा, कंटक कवच। इसके बाद वह कवच बाहर से देखने पर ऐसा दिख रहा था कि रमन खुद एक कांटों से भरे गोले के अंदर हो और उसके चारों तरफ बड़े बड़े भूरे रंग के कांटे घूमने लगी। फिर उसी समय इंद्र का खंजर उन कांटों के ऊपर जाकर लगा। इसके बाद वह खंजर एक एक करके टूटने लगी, पर वह खंजर जहां भी लगती उस जगह पर बड़े बड़े दरारें दिखने लगती। फिर धीरे धीरे वह दरारें बड़ी होती हुई दिखाई देने लगी। कुछ पलों बाद जब रमन ने देखा कि उसका कवच दरारों से भर गया है, तब उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। फिर उसने दांत पीसते हुए अपने हाथ को ऊपर उठाया और कुछ मुद्राएं बनाते हुए फिर अपनी मुट्ठी को भींच लिया। इसके तुरंत बाद उसके चारों तरफ बनी कांटों का कवच एक धमाके के साथ फट गया। फिर उस कवच में जितने भी कांटे थे, वह अखाड़े के अंदर चारों तरफ उड़ गए। उनमें से कुछ कांटे इंद्र की तरफ जाने लगा। जब इंद्र ने देखा कि वह कांटे उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, तब उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। वह कांटे इतने तेज थे कि वह भी उन कांटों से बच नहीं पाया। पर फिर भी उसने कुछ कांटों से अपने शरीर को बचा लिया। पर इसके बाद भी उसके शरीर के कई जगह पर कांटे गुस्से पड़े थे। फिर वह एक धर की आवाज के साथ अखाड़े पर गिर गया और वहीं पर ही बेहोश हो गया। इधर दूसरी तरफ रमन का भी हालत कुछ अच्छा नहीं था। उसके शरीर में जगह जगह पर खंजारों से कटने का निशान दिख रहे थे। उसका कवच भी अभी तक पूरा नष्ट हो गया था। उसके चेहरे पर दर्द और थकावट का भाव दिख रहा था। उसके शरीर के कई जगह से खून निकल रहा था। इसके बाद वह कमजोरी के साथ अखाड़े में ही घुटने के बाल बैठ गया। जब सभी लोगों ने अपने सामने का नजारा देखा, तब उनके चेहरे पर रोमांच और हैरानी के भाव दिखने लगे। कुछ लोग इस लड़ाई से बहुत ही ज्यादा उत्साहित दिख रहे थे। कुछ रमन के जीतने से दुखी थे, तो कुछ रमन के जीतने से खुश थे। और लोगों में आगे की लड़ाइयां देखने के लिए उत्साह और भी बढ़ गया।
सभी लोग आपस में बातें करने लगे। एक ने कहा, भाई सप्तगिरि गुरुकुल में बहुत सी प्रतिभाशाली योद्धा है। देखा तुमने, पहला मुकाबला ही कितना रोमांचक निकला। जिस पर दूसरा बोला, हाँ भाई तुमने सही बोला है। भाई मैं तो सप्तगिरि गुरुकुल के सभी मुकाबला देखना चाहता हूँ। जिस पर पहले वाला व्यक्ति बोल, हाँ भाई इन मुकाबले को तो हम जरूर ही देखेंगे। ऐसे ही सभी बातें करने लगे। जब आचार्य सुमंत ने अपने सामने का नजारा देखा तो उन्होंने देर ना करते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा किया, जिसके बाद अखाड़े में कुछ लोग आए और फिर इंद्र को अपने साथ इलाज करने के लिए ले गए। फिर आचार्य सुमंत अखाड़े पर गए और फिर रमन की तरफ एक गोली बढ़ा दिया। इसको रमन ने हाथों से पकड़ा और देर ना करते हुए उसने खा लिया। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे रमन के शरीर में लगी चोट कुछ हद तक भर गई। फिर आचार्य सुमंत ने सभी की तरफ देखकर बोले, तो आज के इस मुकाबले का विजेता है रमन। जब सभी ने रमन को जीतता हुआ देखा तो चारों तरफ शोर मचने लगी। सभी रमन के समर्थकों ने उसके नाम का नारा लगाने लगे। इसे सुनकर रमन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने आचार्य की तरफ देखकर उन्हें प्रणाम किया और फिर अखाड़े से बाहर चला गया। क्या होगा आगे? कब आएगी रुद्रांश के मुकाबले की बारी? और क्या जीत पाएगा रुद्रांश उन मुकाबलों को? रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 36 विक्रांत और रोहन का मुकाबला। रमन के जीतने के बाद आचार्य सुमंत ने एक और बार अपना हाथ हिलाया। इसके बाद उसे पतीले में 2 और नाम निकाल आए। उनमें से एक का नाम गौरव था और दूसरा का नाम वैभव था। दोनों में से वैभव मूलाधार चक्र में प्रवेश करने से बस एक कदम दूर था, वही गौरव अभी अभी साधारण मनुष्य स्तर के 9वें पड़ाव तक पहुंच चुका था। इसके बाद दोनों में मुकाबला हुआ जिसमें गौरव हार गया। उसके बाद और भी कई मुकाबले हुए, पर इनमें कोई भी ज्यादा रोमांच से भरपूर नहीं था। इसके बाद आचार्य सुमंत ने एक और नाम निकला जिसमें एक का नाम था भूमिराज, जबकि दूसरा कोई और नहीं बल्कि मयंक था। जब मयंक ने अपना नाम सुना तब वह अपनी जगह से बड़े गुरूर के साथ अपनी जगह से उठा और अखाड़े में पहुंच गया। जब सभी ने मयंक को अखाड़े में देखा तब सभी मयंक मयंक के नारे लगाने लगे। दरअसल मयंक सेनापति शूलपानी की बेटा होने से उसका सभी लोग इज्जत करते थे। जब महासेनापति अपने बेटे को अब लड़ाई के अखाड़े में देखा तब उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। जब महामंत्री ने मयंक की तरफ देखा तो उनको कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि मयंक कैसा लड़का है। वह कभी भी किसी की बात नहीं सुनता। जब मयंक अखाड़े पर पहुंचता तो वह देखता है कि उसके सामने एक लड़का पहले से ही अखाड़े में आ चुका था। जब उसको मयंक ने देखा तब उसकी आंखों में अपने प्रतिद्वंदी प्रति घृणा का भाव आ गया। इसके बाद वह बड़े ही गुरूर के साथ उस लड़के जिसका नाम भूमिराज था उससे कहता है, भूमिराज क्या तुम मुझे यानी मयंक से लड़ोगे? फिर वह कुछ समय रुककर आगे बढ़ा, देखो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक कर अपनी हार स्वीकार कर लो। नहीं तो अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा हाल कैसा होगा, इसलिए मेरी बात मानो और तुम यहाँ से अपनी हार मानकर चले जाओ। जब उस लड़के जिसका नाम भूमिराज था उसने मयंक की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। दरअसल भूमिराज भले ही मयंक के जितना ताकतवर परिवार से नहीं आता था, पर उसके पास भी शक्तियों की कोई कमी नहीं था। वह भी एक मूलाधार चक्रीय योद्धा था और इधर मयंक भी एक मूलाधार चक्रीय योद्धा था। इस वजह से भूमिराज को यकीन था कि वह मयंक से नहीं हारेगा। जब मयंक ने भूमिराज की बात सुनी तब उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। फिर उसने आगे कहा, भूमिराज मत भूलो कि तुम्हारी औकात क्या है। जिस पर भूमिराज बोला, औकात भूलो मत मयंक, तुम्हें तुमसे 2 पड़ाव कमजोर योद्धा ने हरा दिया था। तो क्या हुआ अगर मैं तुमसे कमजोर परिवार से संबंध रखता हूँ? लेकिन मैंने कभी भी मुझे कम स्तर के योद्धा से मुकाबले में नहीं हारा। जबकि तुमने तो खुद से 2 पड़ाव कम शक्तियों वाले योद्धा से इतनी बुरी तरह से हरे थे कि अखाड़े में ही बेहोश हो गए थे।
जब मयंक ने भूमिराज की बात सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। फिर उसने गुस्से में दांत पीसते हुए उस लड़के से गुस्से में बोला, भूमिराज तुम अपने हद पार कर रहे हो और तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। कितना का कर मयंक ने अपने शरीर से शक्तियों को बाहर निकालने लगा। इसके बाद धीरे धीरे उसके शरीर के चारों तरफ नीले रंग का कोहरा निकालने लगा, जो कि धीरे धीरे मयंक के चारों ओर घूमने लगा। जब सभी ने मयंक को इतने गुस्से में अपनी शक्तियों को बाहर निकलते हुए देखा तब वह सब हैरानी से मयंक को देखने लगे। दरअसल मयंक अब मूलाधार चक्रीय योद्धा बन चुका था, जबकि भूमिराज जे की उसे 1 साल पहले ये गुरुकुल में प्रवेश कर चुका था। वह भी अभी मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका था। जब सभी ने म्यांमार के युद्ध स्तर की जांच की तो सभी को इस बात की हैरानी हुई। एक लड़के ने बोला, अरे भाई मयंक कब मूलाधार चक्र में प्रवेश किया? पता नहीं भाई, पिछली बार जब हमने देखा था तब वह सिर्फ साधारण मनुष्य स्तर के 5वें पड़ाव में पहुंचा था, पर अब देखो वह मूलाधार चक्र में प्रवेश कर चुका है। दूसरे ने बोला, हाँ भाई तुमने बिल्कुल सही कहा। पिछली बार क्या नाम था उसका? अरे हाँ रुद्रांश, उसने ही मयंक को हराया था ना। जिस पर दूसरा बोला, हाँ भाई बिल्कुल तुमने सही कहा, पिछली बार रुद्रांश ने मयंक को हराया था और तब वह सिर्फ साधारण मनुष्य स्तर के तीसरी पड़ाव तक पहुंचा था। पता नहीं अब वह कितने मजबूत हो गया होगा। हाँ भाई, तब तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था रुद्रांश ने मयंक को हरा दिया था। इसी तरह सभी आपस में बातें करने लगे। इधर दूसरी तरफ जब भूमिराज ने मयंक को अपनी शक्तियों को अपने शरीर से निकलते हुए देखा तब उसके चेहरे पर भी हैरानी दिखने लगी। उसने भी यह नहीं सोचा था कि मयंक इतनी जल्दी मूलाधार चक्र में प्रवेश कर लेगा। पर फिर उसने अपने मन को शांत किया और खुद से ही बोला, इसने मूलाधार चक्र में प्रवेश कर लिया तो क्या हुआ, मैं भी तो एक मूलाधार चक्रीय योद्धा हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे लड़ूंगा जरूर। उसके बाद देर ना करते हुए मयंक ने अपने नीले कोहरे वाले भेड़िए की आत्मा को बुलाया जो उसके शरीर में समाहित थी। वह अपने हाथों में एक काली और खतरनाक तलवार पकड़े हुए था जो उसके युद्ध आत्मा की शक्ति से भरी हुई थी। सामने खड़े उसके प्रतिद्वंद्वी भूमिराज ने अपने बाज की युद्ध आत्मा को बुलाया जो उसके शरीर में एक तेज और चपलता लाया। अर्जुन के हाथों में एक चमकती हुई तलवार थी जो उसके युद्ध आत्मा की गति से भरी हुई थी। मयंक ने अपने भेड़िए की आत्मा से एक खतरनाक हंसी की जो अर्जुन को अस्थिर कर दिया। वह अपनी तलवार से एक शक्तिशाली वार किया जो अर्जुन को पीछे धकेल दिया। भूमिराज ने अपने बाज की आत्मा से एक तेज चीख निकली, फिर उसने अपनी बाज की युद्ध आत्मा को इशारा किया और फिर चीखते हुए बोला, बाज के पंखों का हमला। इतना कहते ही इसके बाद उसका बाज ऊपर से उठते हुए जोर से घूमने लगा। इसके बाद बाज के पंखों में से कई सारे पंख निकलकर मयंक की तरफ किसी सी बारिश की बूंदें मयंक की ओर जाने लगे। पर मयंक ने अपने तलवार को घुमाते हुए अपने भेड़िया की युद्ध आत्मा को बाहर निकाला और फिर चिल्लाते हुए बोला, कोहरे का भ्रमढाल। इतना कहते ही मयंक के शरीर के चारों तरफ नीला कोहरा निकलने लगा जो कि मयंक को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कोई भी उसे कोहरे के अंदर मयंक को नहीं देख पा रहे थे। जब सभी शिष्यों ने मयंक को ऐसा करते हुए देखा तब उनके चेहरे पर उत्साह नजर आने लगा। एक लड़का अपने साथी से बोला, भाई क्या तुम्हें पता है, मयंक ने अभी जो तकनीक इस्तेमाल की है वह एक बहुत ही सरदार तकनीक है। आज तक कोई भी शिष्य मयंक को इस कोहरे के अंदर रहते हुए हरा नहीं पाया है। इस पर दूसरा लड़का बोला, क्या सच में, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर पहला लड़का बोला, भाई मुझे यह नहीं पता, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। इसे सुनकर दूसरा शिष्य हैरानी से मयंक की तरफ देखने लगा। इसके बाद भूमिराज के पंख जाकर उस कोहरे के ऊपर बारिश के बूंदों की तरह गिरने लगा, जिसे देखकर भूमिराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह भी मुस्कुरा ही रहा था कि तभी वह कोहरा धीरे धीरे हटने लगा।
कोहरे को छूते ही सभी ने देखा कि मयंक अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ भूमिराज की तरफ देखते हुए खड़ा था, जिसे देखकर भूमिराज का मुस्कुराता हुआ चेहरा एकदम से हैरानी में बदल गया। दर्शन, उसने जो हमला किया था, यह उसका दूसरा सबसे ताकतवर हमला था। वह भी हैरान ही हुआ था कि तभी मयंक ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ भूमिराज की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ भूमिराज, बस इतना ही दम था? चलो कोई बात नहीं, अब मेरी हमले से बचकर दिखाओ। इतना कहकर उसने अपने शरीर से और भी कोहरे निकलना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने चेहरे पर गुस्सा लाते हुए चिल्लाकर बोला, ब्रह्मजाल कोहरा तकनीक। मयंक के इतना कहते ही उसके शरीर से एक नीले रंग के कोहरे से बना भेड़िया निकलकर बाहर आया और फिर गुस्से में दौड़ते हुए भूमिराज की तरफ दौड़ पड़ा। ये वही हमला था जो कि पहले मयंक ने रुद्रांश के ऊपर किया था। इसमें रुद्रांश ने अपनी माया पक्षी की आग से उस कोहरे को नष्ट कर दिया था। जब भूमिराज ने देखा कि मयंक कौन सा हमला करने वाला है, तब उसके चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। वह अब समझ गया था कि उसको अब अगर इस हमले से बचाना है तो उसको अपने सबसे शक्तिशाली हमला करना पड़ेगा। फिर उसने हड़बड़ाते हुए अपने शरीर से शक्तियों को निकाला और फिर आसमान की तरफ इशारा करते हुए कुछ आड़ी तिरछी मुद्राएं बनाई और फिर चिल्लाकर बोला, आसमानी बाज का हमला, इस कोहरे को खत्म कर दो। इतना कहते ही उसके सर के ऊपर उड़ता हुआ बाज एक तेज चीख निकलते हुए नीचे उतरने लगा। अब तक मयंक का कोहरा भी भूमिराज के पास पहुंच गया था। फिर वह कोहरा धीरे धीरे भूमिराज को चारों तरफ से घेरने लगा। वह कोहरा अभी भूमिराज को पूरी तरह से घेर पाता कि तभी भूमिराज का बाज उसके चारों तरफ तेजी से घूमने लगा। अब उस बाज की शक्तियां बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद मयंक का कोहरा आगे बढ़ते हुए भूमिराज के चारों तरफ फैल गया। उस कोहरे के अंदर क्या हो रहा था बाहर किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर कुछ समय बाद वह कोहरा धीरे धीरे वहां से हटने लगा। फिर जब सभी ने उस जगह पर देखा जहां पर भूमिराज पहले था, तब सभी को भूमिराज वहां पर बेहोश पड़ा हुआ दिखा। उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से घायल था। उसके शरीर में बहुत सी जगह पर पंजों के निशान दिख रहे थे जहां से बहुत सारा खून निकल रहा था। जब मयंक ने भूमिराज की तरफ देखा तब उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसके बाद आचार्य सुमंत अखाड़े पर आए। फिर कुछ सेवक भूमिराज को इलाज के लिए ले गए। इसके बाद आचार्य सुमंत ने मयंक को विजेता घोषित किया। जब सेनापति ने अपने बेटे को इतनी अच्छी तरह से मुकाबला जीता हुआ देखा तब उनके चेहरे पर गर्व का भाव देखने लगा। जब महामंत्री ने मयंक को जीतता हुआ देखा तब उन्होंने मुस्कुराते हुए सेनापति को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, सेनापति, आपका बेटा मयंक तो अच्छा योद्धा है। अगर आपका बड़ा वेतन नहीं होता तो मैं यकीन के साथ कह सकता था कि आपके बाद मयंक ही आपका पद संभालेगा। जिस पर सेनापति के चेहरे पर और भी ज्यादा घर से भरी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने महामंत्री की जगह देखकर मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। इसके बाद पतीले में दो और नया नाम नजर आया। वह तो नामत विक्रांत और रहन। ये दोनों योद्धा गुरुकुल के सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं से एक थे। दोनों का युद्ध स्तर मूलाधार चक्र के चरम पर पहुंच चुका था। गुरुकुल के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक विक्रांत अपनी युद्ध आत्मा वायुराज के साथ लड़ रहा था। वायुराज युद्ध आत्मा एक वायु तत्व प्रधान युद्ध आत्मा था। वहीं दूसरी तरफ रोहन के पास एक पृथ्वी तत्व से संबंधित युद्ध आत्मा था जिसका नाम धरनी था। विक्रांत ने अपनी वायुराज की शक्ति से रोहन पर हमला करते हुए बोला, हवा का तूफान। इसके बाद अखाड़े पर तूफान आने लगा, जो कि सीधे रोहन की तरफ जाने लगा। रोहन ने अपनी धरनी की शक्ति से विक्रांत के हमले को रोकते हुए कहा, जमीन की दीवार, जिससे रोहन के सामने एक बड़ी सी मिट्टी का दीवार खड़ी हो गई, जो उसे बवंडर को रोहन के पास आने से रोक दिया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर हमला किया। उनकी युद्ध आत एक दूसरे से टकरा रही थी। अपने हमले को असफल होता देख विक्रांत ने अपनी वायुराज की शक्ति से हवा की तलवार तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसने रोहन की धरनी की शक्ति को कमजोर कर दिया।
लेकिन रोहन ने अपनी धरनी की शक्ति से एक हमला तैयार किया। इसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा, जमीन का हथौड़ा। इसके बाद उसने जमीन पर अपना हाथ रख, फिर उसके हाथ में 5 मीटर बड़ा हथौड़ा आ गया, जिससे उसने विक्रांत के हमले को रोक दिया। फिर रोहन ने अपनी धरनी की शक्ति से अपने हाथों को हिलाते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, जमीन की लहर तकनीक। इसके बाद जमीन से मिट्टी का एक लहर निकालकर विक्रांत की तरफ भेज दिया, जिससे विक्रांत झटका खाते हुए पीछे हट गया। लेकिन विक्रांत ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। उसने अपनी वायुराज की शक्ति से अपने हाथों को कुछ अजीब तरह से हिलाते हुए रोहन की तरफ देखकर बोला, हवा का चक्र। इसके बाद उसके सामने हवा से एक चक्र का निर्माण हुआ, जो कि लगभग 4 मीटर बड़ा था, जो कि घूमते हुए सीधे रोहन की जानिब जाने लगा। इसके बाद रोहन ने अपने दांत भेजते हुए अपने हाथों की मुद्राएं बदली और फिर गुस्से में कहा, मिट्टी का गोले का हमला। उसके इतना कहते ही उसके सामने एक मिट्टी का गोला तैयार हो गया, जिसको उसने विक्रांत के हमले की तरफ बढ़ा दिया। दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे पर बहुत से हमला किया। उनकी युद्ध आत्मा एक दूसरे से टकरा रही थी। विक्रांत की वायुराज और रोहन की धरनी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। इस लड़ाई में दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। विक्रांत की वायुराज और रोहन की धरनी एक दूसरे के साथ लड़ रही थी। दोनों योद्धाओं की लड़ाई देखकर दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग बहुत ही ज्यादा रोमांचित हो रहे थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक शिष्य ने कहा, भाई, इन दोनों की लड़ाई तो बहुत ही रोमांचक है। दोनों किसी से काम नहीं है, दोनों ही एक स्तर के योद्धा हैं। दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे हैं। अब तक मुकाबला में दोनों योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ बहुत से हमले कर चुके थे। अब तो शक्तियां भी बहुत ही ज्यादा काम हो गई थी। इसी वजह से रह ने अपने दांत पीसते हुए अपना सबसे कठोर हमला करते हुए बोला, धरती हथौड़े का हमला। इतना कहते ही उसके सामने एक मिट्टी का बड़ा सा हथौड़ा बनकर तैयार हो गया। इधर जब विक्रांत ने देखा कि रोहन ने अपना सबसे ताकतवर हमला करने वाला है, तब उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। फिर उसने भी अपने दांत पीसते हुए अपने शरीर से वायु तत्व की ऊर्जा निकाला और अपने सामने एक हमला तैयार करने लगा। इसके बाद धीरे धीरे उसके सामने एक बहुत बड़ा हवा का तलवार दिखने लगा। इसके बाद रोहन और विक्रांत ने एक दूसरे की तरफ अपना सबसे ताकतवर हमला कर दिया। तो क्या होगा इस मुकाबले का अंजाम?